नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत के पास पहुंचे हैं वो न तो किसी परिचय के मोहताज हैं और न ही किसी विदा के वो कमी है उनके पास। आप कह लीजिए फिल्मी कलाकार कह लीजिए, कलाकार कह लीजिए और अंत में नेता भी कह लीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में हुए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में उन्होंने धरसीवा सीट से विजय हासिल करके विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं पद्मश्री अनुज शर्मा के पास। अनुज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे जुड़ा कुछ सवाल, आपके भविष्य को लेके, राजनीतिक भविष्य को लेके कुछ सवाल आपसे रहेंगे। अनुज शर्मा, कहां से शुरुआत हुई और कहां तक पहुंचे हैं और आप कहां तक जाना चाहते हैं? देखिए, जिंदगी जो है ना एक सफर है। यहाँ कोई मंजिल नहीं होती है, मंजिल एक पड़ाव होता है। जब आप जीवन में कोई चीज अचीव करते हैं उसके बाद फिर आप अगले सफर के लिए चलते हैं। और जीवन में मुझे ऐसा लगता है आप एक संतोष के साथ रहें कि जो आपके पास है आपको उससे संतुष्ट रहना चाहिए और जीवन में और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। मैं इस तरह से सोचता हूँ। तो मैंने जीवन में बहुत सारे काम किए और सबसे पहली बात यह रही कि उसको पूरे समर्पण के साथ बहुत ईमानदारी से मैंने किया है। और मुझे ऐसा लगता है ये सफ़र है और ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें अलग अलग पड़ाव आते रहते हैं। आपको इस सफ़र को खुश होके और पूरे अपने जज्बे के साथ जिस तरह से आप जिंदगी को जीना चाहते हैं उस तरह से इसमें चलते रहना चाहिए। तो बस इस सफर में मैं इस सफर का आनंद। फिल्मी दुनिया से संगीत में आप आए, पहले आप एज ए कलाकार आप इंडस्ट्रीज में आए। मोर छैया भुइयां आपकी मूवी सुपर हिट रही छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आप गीत संगीत में आए, आप गाना भी गाए, बहुत सारी तमाम कला का समेटे हुए आप अपने भीतर अब विधायक बन गए हैं। कितना फर्क महसूस करते हैं? देखिए, पहले मेरी भूमिका अलग थी, पहले भी सार्वजनिक जीवन में था, लेकिन अभी जिस सार्वजनिक जीवन में हूँ उसमें मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उस क्षेत्र की समस्याओं को, उस क्षेत्र की जनता का मैं ख्याल रख सकूं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सकूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इसको निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ ईमानदारी के साथ। और इसमें बहुत सारी चीजें हमने करने में सफलता भी हासिल की है। अपने चुनाव के समय हमने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से 17 बिंदु थे। आज 3 महीने हुए, उसमें से मैंने 8 बिंदुओं को पूरा कर दिया है। आपने अपने क्षेत्र के लिए? अपने क्षेत्र के लिए मैंने घोषणा पत्र जारी किया था कि मैं अपने क्षेत्र के लिए ये काम करूंगा। तो उस 17 बिंदुओं में से 8 बिंदुओं को अभी हमने पूरा कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से मुझे और आत्मविश्वास मिलता है कि अपने न सिर्फ घोषणा पत्र को पूरा करने के बाद हम आगे का भी काम और कर पाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। ऐसे क्षेत्र से आप आते हैं, बड़ा चैलेंजिंग है। आज भी धरसीवा को ऐसा माना जाता है कि रायपुर से बहुत दूर होगा, लेकिन ज्यादा दूर है नहीं। वहां के लोग आपसे के पास आते हैं, आप मिलते हैं, आप विधायक हैं। क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं या समस्याओं को लेकर लोग आते हैं आपके पास? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो वही होती है कि पटवारी से रिलेटेड, तहसीलदार से रिलेटेड, थाना से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, इसी तरह की समस्याएं ज्यादा होती है। या स्वास्थ्य से, शिक्षा से, ये मूलभूत समस्याएं इन्हीं क्षेत्रों से होती हैं। और उसमें ये होता है कि उनकी बात आप जैसे ही सुनते हैं और उनके निराकरण में ज्यादा समय नहीं लगता। मेरी एक आदत और है कि जो समस्या आई है उसे तुरंत उसका निराकरण कर देना चाहिए, उसको लंबा मैं खींचने में यकीन नहीं करता हूँ। आपका क्षेत्र काफी बड़ा है, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, उसके लिए मैंने तरीका ये अपनाया है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैं रायपुर में बैठता हूँ, गुरुवार को मैं खरोरा में बैठता हूँ, शुक्रवार को मैं धरसीवा में बैठता हूँ, शनिवार और इतवार में पार्टी कार्यालय के लिए रखा हूँ। अमित शाह जी के प्रबोधन का असर हुआ लगता है आपके ऊपर? उन्होंने कहा था कि जनता के बीच में ज्यादा समय देना है आपको। आपने बिल्कुल जो उन्होंने कहा था उसी को बाइफरगेट आपने कर लिया, अलग अलग दिन आपने तय कर लिए? जी बिल्कुल। यहाँ पर मिलने वाले बहुत रहते हैं और इस बीच में जो कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग तरह के सुख दुख में आने जाने का कार्यक्रम होता है या और अलग तरह की मीटिंग्स होती हैं, तो उस पर फिर इन चीज़ों पे कभी फर्क भी पड़ता है तो उसको कंपनशिएट करते हैं। तो कुल मिलाकर ये मैंने रूटीन अपना एक बना रखा है जिसको मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं तो उसमें भी हम लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसका निर्वहन करना है। कुछ दिन पहले ही, विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले, आपने भाजपा का दामन थामा। क्या आपको उम्मीद था कि पार्टी आपको टिकट देगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी? देखिए, पार्टी की आइडियोलॉजी से तो मैं शुरू से जुड़ा रहा, लंबे समय तक प्रचार भी करता रहा। मुझे
पार्टी में आने के बाद हमारी पार्टी में सबसे बड़ी चीज होती है, आप किसी शर्त पे या किसी आस के साथ आप पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं। आप पार्टी में आते हैं अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए और पार्टी की आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो उसके बाद हमारे यहाँ पार्टी तय करती है कि किसको क्या जवाबदारी दी जाएगी। पार्टी ने जवाबदारी दी कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूं। उस पे फिर हम उस मुहिम पे भिड़ गए कि किसी भी तरह से इस सीट को जीतना है और विजय श्री हासिल हुई। तो ये तो हमारे यहाँ पार्टी ही तय करती है। पार्टी ने तय किया, पहली बार के विधायकों को भी मंत्री बनाया गया। आपको ऐसा लगा कि अब तो विधायक बन गया हूं तो मंत्री में शायद मेरा नाम आ जाए? नहीं, मैंने बोला ना कि आप विश्वास में वास है विष का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना है छल से भरी हर भाषा। तो मैं इतना जानता हूं कि अपना काम करते रहना मेरा काम है, बाकी चीजों को तय करना हमारी पार्टी का काम है। और जो मंत्रिमंडल बना है बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल बना है। नए लोगों को बहुत अवसर दिया गया है, वरिष्ठों को भी बहुत अच्छे से स्थान दिया गया है कि एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना है पुराने और नए मंत्रियों का। बहुत शानदार मंत्रिमंडल है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा अनुभव रहा है क्योंकि वो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, बार-बार केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो उनके नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये पार्टी तय करती है। सरकार का आपने जिक्र किया, कैसी सरकार आपको दिखाई पड़ रही है? 15 साल बीजेपी की सरकार रही, फिर 5 साल के लिए बीच में कांग्रेस की सरकार आई। आप थोड़े से बीजेपी को लेके पहले से सॉफ्ट कॉर्नर आपका रहा है शुरू से, कितना फर्क दिखाई पड़ता है पिछली सरकार और इस सरकार में? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक बोलने वाले होते हैं और करने वाले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी करने वाली सरकार है। विश्वास, जिन पे लोगों का विश्वास है, ऐसी सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी की। हमने वादा किया था कि हम 2 साल का बोनस जो हमने गलती की थी, उस बात को स्वीकार किया हमने। उसका परिणाम भी शायद रहा। हाँ, हमने इस बात को स्वीकार किया कि हम 2 साल की आप लोगों को बोनस नहीं दे पाए थे। उसके लिए हम लोगों ने यानी अपनी बोला प्रायश्चित हम लोगों ने किया कि भाई हमने नहीं दिया था, इस बार हम सरकार में आएंगे, देंगे, और दिन तिथि तय करके बोले थे। और हमने उस दिन को पैसा दिया किसानों का जो 2 साल का बोनस बाकी था। हमने कहा था कि हम 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान लेंगे, हमने लेना शुरू कर दिया। हमने कहा था महतारी वंदन योजना में 1000 रुपए हम देंगे, हम वो योजना जल्दी शुरू कर देंगे। तो हमने जिन जिन वादों को किया था उन वादों को निभाएंगे। तो एक ये भरोसे की सरकार है। कांग्रेस कहती है 3 माह के भीतर, 3 माह भी अभी शायद पूरे नहीं हुए हैं, कि बीजेपी धोखा कर दी जनता के साथ। कई वादों का जिक्र भी वो करते हैं कि 18 लाख आवास आप लोगों ने स्वीकृत तो किया, लेकिन धरातल पर 18 लाख आवास बनने में तो कई साल लग जाएंगे। तो खाली छलावा है बीजेपी का, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जब हर घर में शौचालय बनाने की बात हुई थी तो भी इन्होंने ये कहा था। जब वैक्सीन लगाने की बात हुई थी तब भी इन्होंने यही कहा था। तो इनका काम है कहते रहना, हमारा काम है करते रहना। कैसे देखते प्रदेश में कांग्रेस की सियासत को? कांग्रेस की जो दशा है और जो दिशा है, वो जहां जाना चाहिए वो वहीं जा रहे हैं। उनको देश की तो चिंता है ही नहीं। देश की चिंता करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार है पूरे देश में। मोदी जी, इस बार हम 400 पार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे 400 से ज्यादा सीटें आएंगी हमारी। नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन की सरकार होगी। और जो विकास का पथ हमने तय कर रखा है कि हम 2047 तक इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग अग्रसर हैं और इसे हासिल करके रहेंगे। कांग्रेस दावा करती है कि इस बार सर्वाधिक सीट वो, मतलब अब तक 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 2 सीटों तक पहुंची थी, इस बार उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके आगे तक पहुंचेगी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और उन्हें सपने देखने दीजिए। सच ये है कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद हमारी जो विकास की गति उसको तो रफ्तार मिलेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हमारा सामंजस्य है। हमारी पार्टी में सबसे बढ़िया बात यह होगी कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे राज्य की सरकार, हमारे केंद्र की सरकार जब एक साथ मिलकर काम करेगी तो जब पहले तो हमें विकसित छत्तीसगढ़ बनाना होगा विकसित भारत के लिए, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली जरूरत है, इतने सालों के कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री ने सोचा कि हर घर में शौचालय हो? किस प्रधानमंत्री ने सोचा कि हर किसी के सर पे पक्की छत हो? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। इसी तरह से जब एक गरीब की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी तो हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे।
अभी हाल फिलहाल में विधानसभा का सत्र भी संपन्न हुआ, 17 बैठकों का बजट सत्र हुआ, आपकी तारीफ भी हुई आखिरी दिन में। कैसी भूमिका उसको देखते, उस भूमिका को कैसे देखते? सदन में बातों को रखना, प्रति प्रश्न पूछना, अपने ही सरकार में, बीजेपी की सरकार है, सरकार के मंत्री जवाब दे रहे, उन्हें टोकना, कैसा अनुभव? मेरे लिए सर्वोपरि है मेरे क्षेत्र का विकास। एक विधायक के तौर पर मेरी जिम्मेदारी बनती कि विधानसभा में मैं अपने क्षेत्र की बातों को, राज्य की बातों को मजबूती से रख सकूं। मैंने जब विधानसभा का सत्र था तो मैंने प्रयास किया कि जो मेरे क्षेत्र से या प्रदेश से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनको सवाल के माध्यम से, भाषण के माध्यम से लोगों तक लेकर जाऊं। एक सबसे बड़ा फोरम है, तो वहां रखने का प्रयास किया, जिसके लिए हमने तैयारियां भी खूब की, सवाल भी खूब सारे लगाए। तो कई सवाल हमारे क्षेत्र से जुड़े थे, कई प्रदेश से जुड़े थे। जैसे हमने खोखा में धोखा, कि न सिर्फ शराब में बड़ा घोटाला हुआ, शराब के डब्बों में भी बड़ा घोटाला हुआ, ये एक बड़ी समस्या रखी। अवैध प्लॉटिंग की समस्या मैंने रखी, या फिर शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती और उनके पदोन्नति को लेकर हो, उस विषय में अपनी बात रखी। ऐसे बहुत सारे विषय रहे जिसमें मैंने बात रखी। मेरे क्षेत्र में पर्यावरण की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, उद्योगों के CSR मद की समस्या है, DMF की, खदानों की समस्या है, लेबर में समस्या है। इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है मेरे क्षेत्र में। हर महीने रायपुर जिले में 2 मजदूरों की मृत्यु होती है, ये एवरेज है। इसकी ओर मैंने ध्यान आकृष्ट किया, ताकि जो लेबर डिपार्टमेंट है वो सेफ्टी मेजर्स जो हैं, या जो हेल्थ कैंप्स हैं, उस पे प्रॉपर वो फोकस कर सके। इन सभी विषयों को जहां जहां मौका मिला वो मैंने उठाने का प्रयास किया। आपके क्षेत्र में, धरसीवा आपका क्षेत्र है, पिछले 2018 से 23 के कार्यकाल को छोड़ दिया है, तो उससे पहले बीजेपी के ही विधायक वहां पे हुआ करते थे, देवजी पटेल। डबल इंजन की सरकार मान के चले कि विधानसभा में विधायक और सरकार उसी पार्टी की, फिर भी आज धरसीवा क्षेत्र काफी समस्याओं से ग्रसित है। 5 साल का ज्यादा समय उसे होता नहीं है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप? क्या है, देखिए कि किसी चीज को बनाने में वक्त लगता है, बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता है। जो 15 सालों में विकास हुआ, जो सड़कें बनी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वो 5 सालों में उनका संरक्षण नहीं हुआ, उनका रखरखाव नहीं हुआ, तो चीजें खराब हो जाती हैं। और वो 15 साल के किए धरे मेहनत पे 5 साल ने सब कुछ खराब कर दिया। अब उसको फिर बनाने में समय लगेगा। तो जब हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हमारे विधायक रहे, उन्होंने सरकार के साथ मिलकर काम किया और हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास हुआ। लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोई काम नहीं हो पाया, किसी गांव में कुछ नहीं हो पाया। तो ये तो समस्या रही है, और समस्याएं बहुत सारी आ गई। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी शराब की, अवैध शराब की बिक्री बहुत होती थी। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में शराब के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई इस सरकार के आने के बाद हुई तो वो धरसीवा है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं जानता हूं कि शराब बहुत सारी समस्याओं की जड़ है, अवैध शराब खास तौर पे, क्योंकि उसी से लड़ाई झगड़ा, उसी से मारपीट, उसी में घरेलू हिंसा, ये सारी चीजों की जड़ यही है। वहीं से रोड एक्सीडेंट्स। तो मैंने चाहा कि इन चीजों पे अगर अंकुश लग जाता है, आपको किसी भी चौक चौराहे पे शराब अगर मिलना बंद हो जाएगा तो बहुत सारी चीजों पे अपने आप अंकुश लग जाएगा। और इसमें हमको बहुत सफलता मिली है। एक हमारी बुजुर्ग महिला है खरोरा क्षेत्र की, उन्होंने मुझे वीडियो में एक मैसेज भेजा कि बेटा अब मैं बहुत खुश हूं और मैंने तुम्हारे लिए पैसे जोड़ के रखे हैं, कि उन्होंने 1418 रुपए मेरे लिए जोड़ के रखे हैं कि वो मुझे एक जैकेट गिफ्ट करना चाहती हैं। उनके पास अभी जाने का मौका नहीं मिला है, उनके पास जाऊंगा जरूर मिलने। कला के क्षेत्र में आप छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च तक पहुंचे, पद्मश्री भी आपको मिला। उस सफर पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उसके बाद राजनीति पे फिर हम लौटेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं सफर को एंजॉय करता हूं, उस सफर का आनंद लीजिए जो आप इस जिंदगी को जी रहे हैं। जिंदगी जो है काटने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए है। मैं इस पर यकीन करता हूं। एक कलाकार के तौर पर, एक फिल्म अभिनेता के तौर पर मैंने ढेर सारी फिल्में की, बहुत सारी फिल्में सफल रही। मैं काम करने के लिए काम कर रहा था। पुरस्कार, सम्मान ये आपको मिलते हैं, आप सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए काम नहीं करते हैं। फिर भी पद्मश्री मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मेरे देश ने, भारत सरकार ने मुझे इस लायक समझा कि इस देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक जो
नागरिक सम्मान होते हैं उसमें से एक मुझे उन्होंने दिया। तो जब आप कोई काम करते हैं और लगता है कि आपका देश आपको जानता है, आपको सम्मानित करता है, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं समय? सोशल मीडिया पे ऐसा है कि हाँ, एक तो ऑर्गेनिक लोग हैं तो लोगों का बहुत रिस्पांस आता है, और एक वो कहीं ना कहीं एक मीडियम होता है जिसमें मैं ये बात कह सकता हूं कि लोगों के रिएक्शंस आते हैं कि किस विषय पे उनके क्या विचार हैं, उसकी एक सैम्पलिंग वहां से हो जाती है, और उस सैम्पलिंग को देखकर फिर हम आगे सोचते हैं कि और हमको क्या बेहतर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सजेशंस आते हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ। फेसबुक पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे लगभग 6.5 लाख के आसपास लोग हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को लगातार संपर्क में रहूं, और जो हमारे लगातार जो अलग अलग काम हैं उनसे लोगों को अवगत कराता रहूं। बतौर कलाकार सोशल मीडिया पे रिस्पांस और बतौर राजनेता, अब एक पार्टी के विचारधारा के आप हो गए हैं, तो रिस्पांस में कुछ फर्क दिखाई पड़ रहा है जनता के? देखिए, एक कलाकार के तौर पर भी और एक राजनीतिक के तौर पर भी आपकी आलोचना करने वाले हर स्थिति में होते हैं। कुछ लोग स्पॉन्सर्ड आलोचक होते हैं, कुछ लोग वाकई में आलोचक होते हैं, और मैं हमेशा समालोचना का स्वागत करता रहा हूं कि अगर कोई आपको इस बात के लिए अवेयर करता है कि आपने क्या गलतियां की या क्या चीज आपको बेहतर करनी चाहिए, तो मैं इन चीजों का हमेशा स्वागत करता आया हूं। और बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैंने सोशल मीडिया में लोगों ने जो मुझे कमेंट किया, जो सलाह दी, उसको मैंने माना है। ढेर सारी बातें ऐसी हैं, और अपने जीवन को बेहतर कर, इंसान जो है हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता है अपने आप को, तो मैं कोशिश करता रहता हूं कि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकूं। तो इसमें सोशल मीडिया में है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि किसी बात को वो समझ नहीं पाते हैं, और उस पर अपना एक अपनी राय दे देते हैं। कि जैसे अभी आप मुझसे इंटरव्यू हिंदी में करना चाह रहे हैं, तो मुझे जवाब हिंदी में देना चाहिए। जब आप छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू करेंगे तो मैं छत्तीसगढ़ी में जवाब दूंगा। तो किसी बात पे अगर मैंने हिंदी बोल दिया, भैया छत्तीसगढ़ी बोले रहे थे, तो वो मजा आती है। अरे भाई, छत्तीसगढ़ी बोले मैं जानता हूँ भाई, लेकिन ये बात हर राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाए बात रही से, तो राष्ट्रीय स्तर पे आदमी छत्तीसगढ़ी में नहीं समझ पाई, तो घर से तेरी हिंदी प्रयोग कर रहे हो। अब ये इंटरव्यू एक चैनल के लिए है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होगा, तो उसमें हिंदी में मुझे बात करनी चाहिए, नहीं तो मैं जिस बात को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। तो इस बात को कई लोग समझते हैं, समझदार लोगों का भी आता है, कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ी में, मैं अपने घर में छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ। पेड ट्रोलर, स्पॉन्सर्ड ट्रोलर, इनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है, बाढ़ आ गई इनके सोशल मीडिया पे, कैसे निपटते हैं? देखिए, आपको जब कमेंट्स आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन पेड ट्रोलर है और कौन जेन्युइन ट्रोलर है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। अगर आपकी नीयत, आप दिल से अगर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है चैलेंजेस आए, लेकिन आपको उस समय अडिग रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। आपका एक वक्तव्य मुझे याद है, आपने कहीं कहा था कला के क्षेत्र में कि मेरे लिए मार्केट सैचुरेटेड हो गया है, अब मैं जीरो से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचा, पद्मश्री, तमाम चीजें, सुपरस्टार, अब सैचुरेटेड सा फील कर रहा हूं। राजनीति में हर दिन नई शुरुआत होती है? बिल्कुल, रोज नई शुरुआत होती है। राजनीति, एक्चुअली मैं जिस प्रोफेशन में था वो हाई रिस्क प्रोफेशन था। सिनेमा और एक फिल्म स्टार के तौर पे जब आप अपना करियर बनाते हैं तो हर शुक्रवार को स्टार बदलता है, हर शुक्रवार को बदलता है। तो वो जीवन मैंने 23-24 साल जिया, और 23-24 साल कम नहीं होता है, 2 दशक से ज्यादा। 2 दशक से ज्यादा। तो 23-24 साल मैंने फिल्मी करियर मेरा रहा। उसके बाद जब राजनीति में आया तो वो जो एक एडवेंचर है कि आपके साथ रोज नए चैलेंजेस आते हैं, चीजें आपके वश के बाहर की चीजें होती हैं, आपने जो सोची नहीं होती वो बात आपके साथ हो जाती है। तो इसका एक अपना आनंद भी है और इसका अपना एक चार्म भी है कि आप इस चीज को, इसके लिए तैयार हैं। इस बात के लिए कितने लोग तैयार होते हैं? कम लोग तैयार होते हैं। आपने कहा 23-24 साल मैंने बिताए, तो क्या आप कला के क्षेत्र से अलग हो? कलाकार तो हमेशा जीवित रहता है। एज एन आर्टिस्ट ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा घर एक कलाकार के आय से चलता है। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है।
लेकिन मेरे घर को चलाने के लिए मेरी कला का होना ज़रूरी है, मेरे YouTube चैनल का चलना ज़रूरी है, मेरे गानों का आना ज़रूरी है। तो इसमें मैं सामंजस्य बनाऊंगा। अभी मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें संतुलन बनाऊंगा कि मैं अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा समय दे सकूं, जिससे मैं काम कर सकूं। और पॉलिटिक्स नो डाउट मेरे लिए पहली प्राथमिकता होगी। आपने गाने का जिक्र किया, आपके यूट्यूब चैनल पे ढेरों मिलियंस में व्यूज हैं। एक गाना जो शायद सर्वाधिक व्यूज में टॉप 10 में शामिल होगा कि बने करे राम मोला अंधरा बनाए, वो गाना अगर 2 लाइन गुनगुना उसका भाव भी बताइएगा। वो हमारे सिलियारी जो मेरे क्षेत्र में है, वहाँ के एक सूरदास हैं बाबूलाल जी, उन्होंने इनका गाना गाया था रामेश्वर वैष्णव जी का। रामेश्वर वैष्णव जी ने स्पेशली उनके लिए लिखा था, क्योंकि वो ट्रेन में भिक्षा मांगते थे, तो उनके लिए उन्होंने लिखा था। और वो बात मुझे बहुत इम्प्रेस कर गई थी। उन्होंने पूरी जब कहानी बताई तो, कि एक जो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति है वो भी कितना स्मार्ट होता है। तो बाबूलाल जी जो हैं वो बड़े स्मार्ट आदमी थे। तो ये 2 लाइन है उनके लिए। बन कर राम मोला अंधरा बनाए, बन कर राम मोला अंधरा बनाए, आँखी माँ देखे के दुख नहीं धराए, मोर जिंदगी माँ सूरज नहीं उवाए, और दिन रात मोर बराबर बनाए, राम बन कर राम मोला अंधरा बनाए। इसका भावार्थ भी एक बार बता दीजिए। कि कोई एक दिव्यांग व्यक्ति जो देख नहीं सकता, वो ईश्वर को कह रहा है, भगवान को, कि भगवान आपने अच्छा किया जो मुझे अंधा बनाया, आंख में देखने का मुझे दुख नहीं दिया आपने, अच्छा किया जो आपने मेरी जिंदगी में सूरज का उदय नहीं किया, उस प्रकाश को मैं नहीं देख पाया, और क्या कमाल किया आपने कि मेरे जीवन में दिन और रात दोनों बराबर बनाए। यानी कोई घोर नेगेटिव बात में इस पॉजिटिविटी के साथ अगर कोई बात करे तो बहुत अद्भुत है। मैं मस्तूरी जो अपने रामेश्वर वैष्णव जी है उनकी बहुत तारीफ करूंगा, और ऐसे मैं बाबूलाल जी की भी। तो ये बात मुझे बहुत अपील की, और मैंने फिर अपने प्रस्तुतियों में इसे प्रस्तुत करना शुरू किया, और मैं इनका नाम लेके प्रस्तुत करता हूँ हमेशा। ऐसे और कोई गीत, कोई गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं? हाँ, मेरे करीब बहुत सारे गाने। एक मेरा भजन है आरुक कलसा, वो बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है वो। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मैंने एक जस गीत रिलीज किया था, वो मेरे सीन पे एकदम फिट होता था। नवरात्रि भी चल रही थी और मैं चुनाव भी लड़ रहा था। उस समय मैंने एक भजन गाया था, मोर ऊपर मोर महामाई के हाथ है, मोर ऊपर मोर महामाई के हाथ है, बन ही मोरो काम का संसो के बात है, तोर डेहरी माँ मोर नवे ये माथ है, बन ही मोरो काम का संसो के बात है। काम बन गया आपका। जी। 2-3 और सवाल जल्दी जल्दी ले लेते हैं। कुछ आरोप भी आप पे लगे 3 माह के ही बहुत अल्पकालीन राजनीति में, कि आप टारगेटेड होके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्षेत्र में टारगेट होके आप काम कर रहे हैं, ऐसे गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे? नहीं, देखिए, मेरा टारगेट तो एक ही, क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं का निदान। टारगेट तो देखिए, मेरे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मेरे टारगेट में रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे उद्योग हो, चाहे लेबर की बात हो, चाहे वो माइंस की बात हो। मैंने अगर विधानसभा में सवाल उठाए या शराब की बात हो, मेरे क्षेत्र में यही समस्याएं हैं और इन पे तो मैं बात करूंगा। एक और गंभीर आरोप आप पे लगे कि आप संस्कृति विभाग पे आपने कब्जा कर लिया है, आपके बिना अनुमति से या आपके बिना सहमति से किसी को काम नहीं मिल रहा है। अरे भाई, संस्कृति मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, 8 बार के विधायक, 5 बार के मंत्री,
और मैंने क्या किया आपको बताऊं कि अभी मेरे क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम के लिए आवेदन आए थे, मैंने पत्र लिखा, वो उन आवेदनों पे कार्रवाई नहीं हो पाई, उनको कार्यक्रम नहीं मिला मेरे गांव को। मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि सारे विधायकों के लिए कोटा निश्चित होता है। मेरे कोटे के कार्यक्रम हो गए होंगे, उसके बाद भी मैंने आग्रह किया और नहीं हो पाया। कोई मुझे बता दे। देखिए, बोलना बहुत आसान होता है कि मेरा क्या कब्जा है, मुझे बता तो दे। और रहा सवाल ये कि वहां पर इतने वरिष्ठ और अनुभवी और विद्वान मंत्री हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी जब विधानसभा में जवाब देते हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं। इतने विद्वान मंत्री हैं वो। तो ये बिल्कुल निराधार है और ये आरोप मैं एकदम खारिज करता हूं। आखिरी 2 सवाल ले लेता हूं आपसे। कला संस्कृति के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए आप क्या टारगेट लेके चलते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो मिजाज है ना, वो आर्टिस्टिक है। यहाँ कलाकारों की कमी नहीं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। कलाकारों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कलाकार जिस बात के लिए मेहनत करता है वो होता है सम्मान, कि कलाकारों को सम्मान और सही कलाकार को सम्मान मिले। पहले कलाकारों की पहचान, उनको अवसर, कलाकारों को अवसर मिलना चाहिए अपनी प्रस्तुति के लिए। अवसर के साथ उनको सही रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। किसी ने कला में अपने जीवन को समर्पित किया है तो उसका आगे का समय सुरक्षित उसे दिखाई देना चाहिए, कि अगर वो कलाकार के तौर पे अपना जीवन समर्पित कर रहा है तो उनका जीवन सुरक्षित दिखाई दे। इसके बाद कलाकारों के लिए सही पॉलिसी इस तरह की हम लाने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को अवसर मिले। एक आखिरी सवाल है, कला के क्षेत्र में आप कमोबेश सर्वोच्च तक पहुंच गए, राजनीति में आपका सर्वोच्च क्या होगा, क्या आपने तय किया है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वोच्च स्थान जो है ना, आप जनता जब तक आपको प्यार करती है वही राजनीति का सर्वोच्च होता है मेरी नजर में। जनता जब तक आप पर भरोसा रखती है, जब तक आप जनता के काम को कर पाते हैं, ईमानदारी से कर पाते हैं और जितना ज्यादा कर पाते हैं, यही सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप यानी सर्वोच्च वही कि आप अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को किस स्तर तक लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम करते हैं तो आलोचना नहीं होती है। आज मोदी जी की भी आलोचना करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मोदी जी ने इस देश को स्थापित किया है दुनिया में। उन्होंने अपने काम से देश का सर ऊंचा किया है। मोदी जी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बड़े इतिहास पुरुष हमारे जीवन में आए, इस देश में आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और उनका जो सपना है उसको साकार करने हमारे लिए यही उपलब्धि होगी। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से कला के क्षेत्र हो या राजनीति के क्षेत्र हो, सर्वोच्च मतलब जनता के दिलों में जब तक आप हैं वही आपके लिए सर्वोच्च है। आज के लिए इतना ही। एक और विशेष मेहमान के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।